एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में। फर्स्टली वी कैन अंडरस्टैंड कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति तथा अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मीन होता है कि शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है, सीधे कोशिकाओं द्वारा ना होकर एक विशेष व्यवस्थित तंत्र के द्वारा होता है और इसी तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का आशय होता है कि एक तत्व का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य। अर्थात परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में विभिन्न आवश्यक पदार्थों के परिवहन का साधन है, जो क्या करता है, रक्त का परिवहन करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई फसल खड़ी है, ठीक है, हमने उसमें यूरिया डाला। अब यूरिया डालने के बाद किसान जो होता है वो खेत में पानी क्यों करता है, ताकि जो यूरिया होता है वो उसकी पूरी फसल को, जो उसमें पौधे हैं, सबको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन कर रहा है, पानी। वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है हमारा ब्लड। जो आवश्यक पदार्थ होते हैं या फिर ऑक्सीजन जो शरीर के लिए चाहिए होती है, वो हमारे सब ऑर्गन्स को कौन पहुँचाता है, रक्त। बहने वाले माध्यम के आधार पर जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र जरूरी होता क्यों है। जीवन प्रक्रियाओं के निरंतर प्रवाह हेतु एक प्राणी शरीर की निम्न आवश्यकताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? फर्स्ट है हमारी खाद्य पदार्थों का परिवहन। ओके, अब आप मान लीजिए कि पौधा होता है, हमें सभी को पता है कि जो पत्तियां होती हैं वो क्या खाने का निर्माण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। अगर वो भोजन को स्टोर करके रखें अपने पत्तियों में, ठीक है, लीव्स में, और वो पूरे पौधे को ना दें, यानी कि जड़ तक ना पहुंचाएं, तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। और ऐसे ही अगर जड़ जो होती है हमारी वो पानी स्टोर करती हैं और ऊपर तक पौधे तक ना पहुंचाएं। आप देखिए, अगर हम पेड़ को कट करते हैं तो पानी उसमें वहां पर भी क्या है, दिखता है हमें, ठीक है। वो पानी को पत्तियों तक ना पहुंचाएं तब भी पौधा सूख जाएगा। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जरूरी होता है। फर्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पाचन क्षेत्र से अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना आवश्यक होता है, और जिससे वह उपापचय में भाग ले सके, ठीक है, और ऊर्जा का जो हमारा उत्पादन होता है एवं मरम्मत, वृद्धि आदि कार्यों को कर सके। यानी भोजन का पाचन तो हो गया, पाचन होने के बाद वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंच सके, ठीक है, और पहुंचेगा किससे भाई, वो ट्रांसपोर्टेशन से। और फिर उसके द्वारा क्या है, भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा, मरम्मत होगी और वृद्धि भी उसी से होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों को प्राणी शरीर से बाहर उत्सर्जित करना आवश्यक होता है, जिससे कि जीवन की विभिन्न प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहें, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है वो उसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से, चाहे वो पसीना हो, ठीक है, यूरिन हो या फिर कुछ भी हो। उसके बाद थर्ड आता है हमारा गैसों का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। निम्न एकशेरुकी जंतुओं से लेकर जटिल स्तनधारी जंतुओं में वातावरणीय ऑक्सीजन जो होती है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जिससे वह विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त कर सके, ठीक है, तथा इन क्रियाओं के फलस्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड तथा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या बाहर निकालता है, ब्लड के थ्रू ही ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से वातावरण में मुक्त करना आवश्यक होता है। ये सभी क्रियाएं हमारी हो रही हैं बाय ब्लड। फोर्थ होता है हमारा हार्मोन्स का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। प्राणी शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनको उपयुक्त अंगों अथवा स्थानों जहां उनका लक्ष्य होता है, यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं किस बॉडी ऑर्गन पर क्या वर्क करना है, उनको लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाना, जिससे कि शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से प्रतिपादित हो सके, आवश्यक होता है ब्लड सर्कुलेशन। ओके, उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी के शरीर में एक निश्चित तंत्र पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। उसके बाद आता है हमारा परिसंचरण तंत्र के प्रकार। वो तो हो गई हमारी परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन, और परिसंचरण तंत्र जरूरी क्यों होता है, या परिसंचरण तंत्र के कार्य पढ़ने वाले हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रकार,
टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड होता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड थर्ड होता है हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो जलीय परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है वो हमारे संघ पोरीफेरा तथा सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। स्पंज के शरीर में, स्पंज किसको बोलते हैं हम? जो पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनको बोलते हैं हम स्पंज, जो कि हम जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक के में एक टॉपिक है हमारा साइकन, जो कि पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, उसमें पढ़ चुके हैं। सो स्पंज के शरीर में जल सूक्ष्म रंध्रों जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया की सहायता से प्रवेश करता है तथा सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा भोजन पहुंचाता है। स्पंज की कोशिकाओं में ऑक्सीजन विसरण के द्वारा पहुंचती है जहां यह भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। अपच भोजन जो होता है, अपच भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जल की धारा के साथ शरीर से बाहर निकल आते हैं, यानी कि जो कार्य हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है वही कार्य इनमें क्या कर रहा है? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आते हैं हमारे जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इसी प्रकार सिलेंट्रेट्स संघ के प्राणियों में, ठीक है, श्वसनीय गैसों जैसे कि हमारी होती है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय सीधे जल धारा तथा शरीर की कोशिकाओं के मध्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसी प्रकार पचे अवशोषित पदार्थ भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरित होकर संपूर्ण शरीर में विसरित हो जाते हैं, यानी कि पूरे शरीर में उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः अमोनिया NH3 शरीर से जल की धारा में विसरित होकर बाहर निकल जाते हैं। सो ये हो गया हमारा वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो किसमें पाया जाता है? ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। और जो हमारे उच्च एकशेरुकी जंतु होते हैं जैसे कि संघ एनिलिडा के होते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा तथा समस्त कशेरुकी जंतुओं में, ठीक है, जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक सुविकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो कि 2 प्रकार का होता है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 प्रकार का होता है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र। एग्जाम में इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डिफरेंस बताइए। फर्स्ट जो होता है हमारा खुला परिसंचरण तंत्र, उसमें होता है कि इस परिसंचरण तंत्र में रक्त जो होता है वो खुले स्थानों पर पाया जाता है, यानी वाहिकाओं तक सीमित नहीं होता। वेन्स जो होती है हमारी ब्लड की उन तक सीमित नहीं होता। इसमें अंगों से रुधिर हीमोलिम्फ, ठीक है, जो क्या होते हैं? अनियमित अवकाश, यानी कि थोड़े थोड़े अवकाश या रिक्त स्थान पाए जाते हैं जैसे कि रिक्तिकाएं अथवा हम उनको बोल सकते हैं कोटर, ठीक है, द्वारा निर्मित हीमोसील में पहुंचता है। और हीमोसील में जो भरा तरल पदार्थ होता है हम उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। यह रक्त तथा ऊतक तरल दोनों का कार्य करता है और अंग हीमोलिम्फ से सीधे संपर्क में रहते हैं। हीमोसील से हीमोलिम्फ जो होता है वो पुनः हृदय में जाता है और इस प्रकार का जो हमारा परिसंचरण है वो खुला परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। अगर आपको आएंगे डिफरेंस लिखने आप लिख सकते हैं, पहले आप पढ़ लीजिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के तंत्र में क्या होता है कि रक्त जो होता है वह हृदय व हृदय वाहिकाओं तक ही सीमित होता है, ठीक है, खुले स्थानों पर नहीं पाया जाता। जिसमें रुधिर हृदय से धमनियों, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, धमनिकाओं यानी आर्टियोल्स तथा केशिकाओं, ठीक है, केशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं नहीं। यहाँ पर केशिकाएं यानी कैपिलरीज की सहायता से विभिन्न अंगों के ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचता है, सेल्स में पहुंचता है। कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों से रुधिर केशिकाओं, सिरिकाओं तथा सिराओं द्वारा पुनः हृदय में पहुंचता है। और इस प्रकार जो हमारा इस प्रकार का रुधिर होता है वो विभिन्न वाहिकाओं में बहता है, ठीक है। और इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त खुले स्थानों पर पाया जाता है और वाहिकाओं तक सीमित नहीं होता है, और उसमें रुधिर केशिकाएं होती हैं यानी कैपिलरीज वो नहीं पाई जाती। जबकि जो हमारा बंद वाला यानी बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें इस तंत्र में जो रक्त होता है वो हृदय और हृदय वाहिकाओं तक सीमित होता है और खुले स्थानों में नहीं होता है, और इसमें हमारी जो रुधिर केशिकाएं यानी कैपिलरीज होती हैं वो पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं हमारा थर्ड और लास्ट, लसिका परिसंचरण तंत्र। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है सिर्फ कि लसिका परिसंचरण तंत्र के
बारे में बताइए या इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, इसलिए हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी में कवर हो जाते हैं पूरी वीडियो में। साइक्लोस्टोम्स तथा उपास्थि मछलियों के अलावा जो सभी कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें लसिका परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित होता है। लसिका आपने नाम सुना होगा, लसिका नहीं सुना होगा तो लिम्फ सुना होगा। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है? यह एक हमारा ऊतक द्रव होता है जो कि रुधिर प्लाज्मा के समान होता है, परंतु इसमें जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं वो नहीं पाए जाते। और लसिका कोशिकाएं जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, शरीर की सुरक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होती हैं। रुधिर कोशिकाओं से रक्त प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिराणु छनकर ऊतकों में पहुंचते हैं और यह छना हुआ तरल लसिका कहलाता है। ठीक है, और लसिका तंत्र के माध्यम से यह पुनः क्या होता है? जो तरल होता है हमारा रुधिर में पहुंचता है। ये हो गया हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र। और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मनुष्य के हृदय का वर्णन कीजिए, ठीक है, या फिर परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए, तो यहीं से हमें लिखना होता है कि देखिए कशेरुकी प्राणियों के रुधिर जो होते हैं परिसंचरण तंत्र के उसके निम्नलिखित घटक होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रुधिर वाहिनियां, ठीक है, सेकंड होता है हमारा हार्ट यानी हृदय। सो रुधिर वाहिनियां जो होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होती हैं। सभी जीवों चाहे वो हमारे कशेरुकी हो या फिर अकशेरुकी हो जिनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए हो रहा है? वाहिनियों के जरिए, यानी कि जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके थ्रू। ये निम्न प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। फर्स्ट होती है हमारी आर्टरीज यानी कि जिनको हम बोलते हैं धमनियां। धमनियां होती क्या है? वे रुधिर वाहिनियां जो हृदय से रक्त को शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, हम उनको बोलते हैं धमनियां। याद रखना, हृदय स्पंदन के कारण धमनियों में रुधिर जो होता है वो रुक रुक कर तथा उचित दाब के साथ बहता है और इस कारण जो धमनियों की भित्ति होती है वो अत्यधिक मोटी एवं लचीली होती है। फुफ्फुसीय धमनियों के अलावा, फुफ्फुसीय क्या होता है भाई? ये होता है हमारा फेफड़े की जो धमनियां होती हैं। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनियों के अलावा सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। ऑक्सीजनित क्या होता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड, जिसके कारण ये गुलाबी रंग की प्रतीत होती है, यानी कि इनमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है और ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, परंतु गर्दन तथा कलाई में ये शरीर की सतह के निकट होती हैं, जिसके कारण इनमें लयबंद स्पंदनों को महसूस किया जा सकता है। अभी आप अपनी कलाई पकड़ कर देखिए, ठीक है, थोड़ा उसको, आपको भी स्पंदन महसूस होगा, है ना। जब कोई व्यक्ति जैसे कि देखता है, हाथ पकड़ कर देखते हैं ना कि जिंदा है या फिर मर गया, ठीक है। सो जिसके कारण इनमें लयबद्ध स्पंदनों को महसूस किया जा सकता है। धमनियों की जो गुहा होती है वो संकरी होती है और इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में पहुंचकर जो धमनियां होती हैं वो विभाजित होकर आर्टियोल्स का निर्माण करती हैं, यानी धमनिकाओं का निर्माण करती हैं। और धमनिकाओं में संकुचन तथा प्रसारण, ठीक है, धमनिकाओं में संकुचन का मीन हो गया सिकुड़ना और प्रसारण हो गया हमारा फैलना, ठीक है। इनकी अद्भुत क्षमता के कारण ये ऊतकों अथवा कोशिकाओं में रुधिर की मात्रा को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करने में समर्थ होती हैं। भाई धमनियां ही करती हैं जो ब्लड का हमारा नियंत्रण करती हैं, धमनियां ही करेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें बोलना पड़ता है हार्ट से कि आप इस धमनी को इतना ब्लड दे दो, इस धमनी को इतना ब्लड दे दो, है ना। उसके बाद आती है हमारी सेकंड केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। धमनिकाएं जो होती हैं वो पुनः विभाजित होकर लगभग 0.5 माइक्रोन व्यास की 10 से 100 महीन एवं छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं केशिकाएं या फिर कैपिलरीज। अधिकांश केशिकाओं के उद्गम स्थल पर अरेखित पेशी तंतु, अरेखित या फिर हम बोल सकते हैं उनको इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इनका बना एक पूर्व केशिकीय संकोचक जिसको हम बोलते हैं प्री कैपिलरी स्पिन कटर उपस्थित होता है। स्पिन कटर जहां पर भी आ जाए उसका मीन क्या होता है? स्पिन कटर कार्य करता है रोकने का, ठीक है।
जो कोशिकाओं में बहने वाले रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। और रुधिर कोशिकाओं की जो हमारी खोज है वो किसने की थी? मार्सेलो मेलपीगी, है ना। और कब की थी? 1661 में की थी। केशिकाओं की जो दीवार होती है वो अत्यंत पतली तथा छिद्रित होती है, जिसके कारण रुधिर एवं ऊतक द्रव के मध्य विभिन्न पदार्थों का विसरण होता है। रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन, विटामिन, ठीक है, हार्मोन, श्वेत रुधिराणु यानी कि जो हमारी व्हाइट सेल्स होती हैं इत्यादि विसरित होकर ऊतक द्रव में चले जाते हैं तथा ऊतक द्रव से अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर में मुक्त हो जाते हैं। थर्ड होती है हमारी थर्ड टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेन्स। ओके, सो केशिकाओं के उद्गम सिरे अभिसारित होकर सिरिकाओं यानी कि वेन्यूल्स का निर्माण करते हैं और बहुत सी सिरिकाएं जो होती हैं वो हमारी आपस में जुड़कर तथा अभिसारित होकर सिराओं यानी वेन्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो हमारी सिराएं होती हैं वो आपस में मिलकर बड़ी सिराओं यानी महासिरा का निर्माण करती हैं। बड़ी सिराएं होती हैं उनको हम बोलते हैं महासिराएं। सिराओं की दीवार धमनियों की अपेक्षा पतली होती है और सिराओं में ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जिसके कारण ये नीले या बैंगनी रंग की होती हैं तथा ये शरीर की सतह के निकट पाई जाती हैं। ये देखिए जो थोड़ी ब्लू कलर की चमक रही है वो ये क्या है? हमारी वेन्स है जो सतह के निकट पाई जाती हैं। ओके, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है, टाइप्स पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ब्लड वेसल्स जो होती हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं मनुष्य के हृदय के बारे में, ठीक है। हृदय ही क्या करता है? हमारा ब्लड को पंप करता है। सो यही हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, तो इसके बारे में अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि जो हार्ट होता है, हार्ट हमारा एक रफली ट्रेंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि सराउंडेड होता है एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से, यानी कि हृदय के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, यानी कि इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। अपर 2 चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम। यहाँ पर देख लीजिए आप, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। सो अपर 2 चैम्बर को बोलते हैं हम एट्रियम एंड जो हमारे लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ये देखिए राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 कक्षीय क्यों बोलते हैं पता चल गया आपको। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो रिसीव करते हैं हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमारा ऑक्सीकृत ब्लड होता है। जबकि जो हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसमें जो हमारे 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम हो गया एंड राइट वेंट्रिकल, वो रिसीव करते हैं हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये एटा होती हैं, ठीक है। एटा जो होती हैं वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती हैं, ठीक है। और इसमें होती है हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा। ये देख लीजिए आप, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा, ये तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। जो हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा होती हैं ये क्या वर्क करती हैं कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे अपर, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं और हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनसे लेकर ब्लड को हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि राइट एट्रियम में छोड़ देती हैं। ओके, उसके बाद जो ब्लड होता है वो आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। देन उसके बाद हमारा पहुंचता है ब्लड वो फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। सो ठीक है, हार्ट में हमारे ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। अब आप एक बार समझ लीजिए इसको अलग से, ठीक है। ये तो हमारा हार्ट की स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा बहुत अगर डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण जो होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। सो हम सभी जानते हैं लंग्स जो होता है, लंग्स के नीचे क्या स्थित होता है? हमारा हृदय, ठीक है। यहाँ पर मैंने लंग्स यहाँ पर लिखा हुआ, इमेजिन कीजिए लंग्स। उसके बाद ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं उसमें, तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, बाय पल्मोनरी वेन्स, वो कहाँ आता है? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी एओर्टा होती है वो इस ब्लड को लेकर जाती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। ओके, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जब ये ब्लड पहुंचता है, ठीक है, फिर वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है
जो हमारी वेना कावा होती है, वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंचती है राइट एट्रियम में, ठीक है। और राइट एट्रियम से जो हमारा अशुद्ध रक्त यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पहुंचता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंचती है लंग्स में, ठीक है। और फिर लंग्स जो होते हैं वो उसके बाद इसको पल्मोनरी वेन्स को देते हैं कि आप जाकर लेफ्ट एट्रियम में दे दीजिए। शुद्ध होने के लिए रक्त कहाँ जाता है, यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि शुद्ध रक्त है उसको मैंने यहाँ पर राइट से रेड पेन से यहाँ पर मैंने देखिए बनाया हुआ है, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि अशुद्ध रक्त होता है वो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से दिखाया हुआ है, ठीक है। सो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है अब एक बार ये समझ लेते हैं। जो लंग्स के थ्रू हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, जहाँ पर हमारे लंग्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो टाइप्स का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और जहाँ पर हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है ब्लड उसमें है, ठीक है। तो ब्लड वहां से गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स के बाद जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स लेकर जाती हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम में। सो ये जो हमारा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको एओर्टा लेकर आती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन से जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेना कावा इसको कलेक्ट करती है, ठीक है। वेना कावा इसको कलेक्ट करती है और इसको पहुंचाती है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो दो टाइप्स का यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर देख लीजिए आप, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, देन पल्मोनरी वेन्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी एओर्टा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से ले जाकर वेना कावा में कलेक्ट करते हैं, यानी वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको कहाँ पर लेकर जाती है, राइट एट्रियम में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन या दोहरा रक्त परिसंचरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में भी, ठीक है। और आप एग्जाम में भी इस टाइप से एग्जामिनर को समझा सकते हैं, ओके। अब देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी थ्योरी हम किस टाइप से लिख के आएंगे एग्जाम में। हृदय जो होता है वो एक गुलाबी रंग की पेशीय शंक्वाकार तथा स्पंदनशील संरचना होती है। स्पंदनशील का मतलब है वो धड़कना, ठीक है। जो फुफ्फुस मध्यावकाश यानी कि मेडिस्टेनल स्पेस में दोनों फेफड़ों के मध्य में डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है, हम सभी जानते हैं। और इसमें सिराओं की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर आता है। जो वेन्स होती है उनका वर्क ये होता है कि वो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर जो होता है उसको हार्ट में ले जाकर देती हैं, तथा धमनियों की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, ओके। हमने पढ़ा था ये भी। इसका अधिकांश भाग शरीर की मध्य रेखा के बाईं ओर स्थित होता है। हम तभी बोलते हैं कि जो हृदय होता है वो बाईं ओर स्थित होता है, और हृदय का नुकीला शीर्ष यानी कि एपिक्स जो होता है वो नीचे की ओर बाईं ओर चौड़ा, ठीक है, आधार बेस और ऊपर की ओर जो होता है दाईं ओर स्थित होता है। मानव हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। औसतन भार इसका याद रखना कि पुरुषों में 320 ग्राम तथा स्त्रियों में 225 ग्राम का होता है। हृदय आवरण जो हम बोल रहे थे कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। मनुष्य में हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली से बना आवरण स्थित होता है जिसे हम बोलते हैं हृदय आवरण। बाहरी झिल्ली भित्तीय हृदय आवरण यानी कि पैराइटल पेरिकार्डियम तथा जो भीतरी होती है उसको हम बोलते हैं आंतरांगीय हृदय आवरण कहलाती है। और इन दोनों के मध्य एक तरल यानी फ्लूइड भरा होता है जिसे हृदय आवरणी तरल पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, यह द्रव जो होता है हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है और इसको नम बनाए रखता है। अब देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ठीक है। मनुष्य के जो हृदय होता है उसकी आकारिकी हमने भी समझा कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हृदय जो हमारी हृदय की हृद खांच होती है उसको हम बोल सकते हैं कोरोनरी सल्कस के द्वारा दोनों ऊपरी आलिंदों को निचले नीलों से पृथक करने का
कार्य करती है, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए बीच में कोई एक हमारी खांच है, ऊपर हमारे दोनों आलिंद हैं, नीचे दोनों नीले हैं, ठीक है। वो दोनों को पृथक कर रही है, दोनों आलिंद और दोनों नीले को। उसके बाद इसी प्रकार दोनों आलिंदों के मध्य आलिंद यानी कि जो ऊपर पाए जाते हैं आलिंद होते हैं, नीचे जो पाए जाते हैं नीले होते हैं। आलिंद उन दोनों के मध्य जो पाई जा रही है खांच, उसको बोलते हैं हम इंटर आर्टियल सर्कस, यानी कि आंतर आलिंद खांच। और दोनों नीले, नीले दोनों नीचे स्थित होते हैं, उनके मध्य भी एक खांच पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आंतर नीले खांच, ठीक है। और जो दोनों आलिंदों तथा नीले को एक दूसरे से अलग करती हैं, समझ आया। दोनों आलिंद शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर ग्रहण करते हैं और अग्र तथा पश्च महाशिराएं दाएं आलिंद में और पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं वो बाएं आलिंद में खुलती हैं। और हमारे जो दोनों नीले होते हैं यानी कि वेंट्रिकल्स, वो शरीर विभिन्न भागों को रुधिर पंप करने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो हमारा दायां नीले होता है, दाएं नीले से पल्मोनरी चाप जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्च या फिर ओटा, तथा बाएं नीले से कैरिटिको सिस्टमेटिक चाप, ठीक है, कैरिटिको सिस्टमेटिक आर्च निकलते हैं। बायां नीले दाएं की अपेक्षा अधिक पेशीय होता है। देखिए जो हृदय का डायग्राम है वो मैंने बनाया हुआ है, वह उसकी बाह्य एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, ठीक है। अगर हम हृदय को उसकी काट का यानी कि जो बीच का अगर हम उसका पार्ट देखेंगे तो जो सभी हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसमें अच्छे से हमें दिखेंगे, ठीक है। जो बायां निलय होता है वो दाएं की अपेक्षा अधिक पेशीय होता है, क्योंकि यह फेफड़ों के अलावा शरीर के समस्त भागों को ऑक्सीजनित रक्त पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। हृदय की जो भित्ति होती है हमारी वो हृदय पेशियों से बनी होती है, यानी कि कार्डियक मसल्स बोलते हैं उनको। और ये पेशियां हृदय की भित्ति का मध्य स्तर यानी मायोकार्डियम बनाती हैं। ये जो पेशियां होती हैं जीवन पर्यंत बिना रुके बिना थके निरंतर निश्चित लय में सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, ठीक है। इसी के कारण क्या है, दिल जो हमारा वो धड़कता है। इसके बाहर की ओर सामान्य सेल की एपिथीलियम से बनी एपिकार्डियम तथा भीतर की ओर भ्रूणीय एंडोडर्म से बनी हमारी एंडोकार्डियम होती है। बाहर की ओर एपिकार्डियम और अंदर की ओर एंडोकार्डियम, ठीक है। और ये पेशियां अरेखित होती हैं, अरेखित यानी कि अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। इन पर हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता कि अब आप कार्य करना बंद कर दीजिए, अब आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। दाएं आलिंद में 3 महाशिराएं, एक होती है हमारी पश्च निम्न शिरा यानी कि इंफीरियर वेना कावा, तथा 2 होती है हमारी उच्च महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कावा। पृथक छिद्रों की सहायता से खुलती हैं दाएं आलिंद में। ये क्या करती है, हमारी जो सुपीरियर वेना कावा होती है ये शरीर के विभिन्न भागों से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको यानी अनऑक्सीजनेटेड, ठीक है, उसको दाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। बाईं अग्र महाशिरा, उसके छिद्र के समीप हमारा एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जो कि हृदय की भित्ति से अनऑक्सीकृत रुधिर क्या करता है, उसको आलिंद में पहुंचाता है। और बाएं आलिंद में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर आने वाली जो हमारी फुफ्फुसीय शिरा होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, वो होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि बायां आलिंद तथा बाएं निलय में शुद्ध रक्त भरा होता है, ठीक है। इसे हम दाहिक चाप होता है उसके द्वारा पंप कर देते हैं शरीर में। और दाएं आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से हमारा अशुद्ध रक्त जो होता है वो एकत्र होता है और यह दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। अभी हमने जो हमारा डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है उसमें पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और आप लोग अपनी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।